नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में। और आज है सवाल जवाब श्रृंखला यानी कि शुक्रवार। हम सभी आपका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया करना चाहेंगे कि जो आप हमें अपना विश्वास दिखा रहे हैं और अपने सवाल भेज रहे हैं। आशा है कि जितने उत्साह के साथ आप अपने हमें सवाल भेजते हैं उतने ही उत्साह और उमंग के साथ आपको बताए गए नुस्खों को और बताए गए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, उपचार को आप अपने जीवन में अपना रहे होंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपना एक कदम जरूर उठा रहे होंगे। तो चलिए दर्शकों, आज है सवाल जवाब श्रृंखला। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से पूछ पाए। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। सर, आज की जो सवाल जवाब श्रृंखला है मैं उसको ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करती हूँ। आज का पहला सवाल है हमारा निशा शर्मा जी का। इनका कहना है कि इनका बेटा 30 साल का है और इनकी फूड पाइप में कैंसर है। कीमो से जो पाइप है, फूड पाइप है, वो सिकुड़ गई है और पानी तक नहीं निगला जा रहा। तो आपसे सहायता चाहती है इस पर। हमारे समाज में कैंसर बढ़ता जा रहा है और इसका कारण काफ़ी हद तक स्ट्रेस कारण है। हमारा चिंताओं के साथ, कंप्लेन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना है। कैंसर हो जाए तो हमें दोस्तों कीमोथेरेपी थोड़ा लास्ट में ट्राई करना चाहिए। पहले हमेशा हम नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअल थेरेपी, मेडिटेशन थेरेपी, एक्यूप्रेशर हम ट्राई कर लें। अगर आप अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन ट्राई करते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स कैंसर के, ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस कैंसर में पाया गया है अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की। अब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से तकलीफ हो गई है और उसको अब झेलना पड़ रहा है। वैसे अगर आपने रिपोर्ट भेजा तो आपको डिटेल के साथ भेजना चाहिए था कि हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, कि उसका एनर्जी लेवल कैसा है, उसका वेट में क्या हुआ है, बॉडी में वीकनेस है क्या ना। अधिक जानकारी रहने पे हम आपको अधिक अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। कैंसर पे हमने कई एपिसोड बना चुके हैं, आप उनको भी देखिएगा। अभी आप जो फूड पाइप में आप सिकुड़न की बात बता रहे हैं, अब रेडिएशन से जनरली ये ज़्यादा होता है। अब वो फूड पाइप सिकुड़ गई है तो अब इसको वापस लाना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन जब लास्ट तक हमें उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए। आप कोशिश करें। अपनी शरीर में जो सबसे हेल्दी फूड है, एलोवेरा, कोकोनट जूस, कोकोनट नारियल का पानी और मिलेट्स का खमीर, बस ये 3 फूड आप दें। जूस दें, मिलेट का खमीर पतला कर दें। शरीर में वो न्यूट्रिशन जाना चाहिए। अभी तो दिक्कत ये हो रही होगी कि शरीर को पोषण कैसे मिले। काफ़ी केस बिगड़ चुका है और तब फिर हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर मुड़ गए हैं। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम प्राइमरी रखें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो लोग इसको अल्टरनेटिव को पहले ट्राई करते हैं उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं। कर्मों के सिद्धांत भी हमें यहाँ समझने की जरूरत है। कैंसर या कोई भी ऐसी कोई बीमारी आती है जिसमें हमारी आर्थिक परेशानी अधिक उठानी पड़ती है, पूरे परिवार को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादा कोई बीमार है तो पूरे परिवार का रूटीन डिस्टर्ब होगा। जो काम करना चाहते हैं अब आपको उसी शहर में रहकर करना है, वैसी पढ़ाई करनी है जो इजी वे में हो पाए, वैसा काम ढूंढते हैं जिसमें टाइम अधिक मिले, परिवार को समय दे पाए। तो यहाँ पर ग्रुप कर्मा, फैमिली कर्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर सभी घर के सभी लोगों को ध्यान अपनाने की
ज़रूरत है। मेडिटेशन प्रैक्टिस सभी को करना है और माफ़ी मांगने का प्रयोग भी यहाँ पर फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप अध्यात्म में अलग अलग वीडियोज़ को सुन रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आपको होपोपोनो पता चला होगा, माफ़ी मांगने का प्रैक्टिस। आजकल सर्जरी जो कराई जाती है उसमें भी माफ़ी मांगने का प्रयोग होता है। अगर मुझसे इस जन्म में या पिछले किसी जन्मों में अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और गलती नहीं भी हो, अगर हम माफ़ी मांग लें तो इससे विनम्रता जीवन में आएगी। और गलती तो, अगर हमारी लाइफ में सफरिंग है तो गलती तो कुछ ना कुछ तो है। बिना कारण हमारे जीवन में कुछ नहीं आता है। हमें अपने ईगो को छोड़ना है, ईगो को कम करना है। कर्मा को डिसॉल्व करने के लिए ईगो को कम करना है, विनम्र बनना है, थोड़ा हेल्प करने की, सोशली हेल्प करने की थोड़ी आदत डालें, तो कर्मों लेवल पे काम करें। फूड पाइप सिकुड़ गया है तो लिक्विड डाइट ही ले सकते हैं। एलोवेरा और नारियल का पानी इस टाइम पे सूट करेगा। अभी आप अनाज, गेहूं और चावल बिल्कुल ना दें, पतली दाल ना दें, अवॉइड करें उसे। मिलेट्स दें, वो आपकी बॉडी को हेल्प कुछ कर सकता है। खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहने के लिए हर दिन 10 मिनट 15 मिनट के लिए धूप में जाना है, प्रकृति के साथ जाना है। जिस चीज़ से खुशी मिलती है पेशेंट को, उसको वो चीज़ देनी है, करनी है। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तब ब्लड फ्लो ठीक से बहेगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहने बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, उसकी भी ज़रूरत है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखें, लाइटली ना लें स्पिरिचुअल थेरेपीज को। और सर, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब उनको विश्वास है, निशा जी को पूरा विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ उन्होंने ये कदम उठाया कि आपसे सवाल पूछा है, तो हम समझ सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा फेथ है कि कहीं ना कहीं उनको एक आशा की किरण इस दौरान नजर आ रही है। यस, राइट। इसीलिए हम ध्यान की बारीकियों को और कर्मों की बारीकियों को, और जो बहुत ही अभी माइंड पर काम करने के लिए, एनर्जी पे काम करने के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, खासकर माइंड पे काम करने के लिए। क्योंकि हम हमारे भीतर कई तल हैं। भौतिक तल है, फिजिकल बॉडी का तल, हम जो हमें बॉडी दिख रही है, फूड पाइप दिख रहा है, रिपोर्ट में हमको रिजल्ट दिखता है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। उसके भीतर एनर्जी है, एनर्जी से पीछे मन है, और मन से भी पीछे कर्म है। तो अब कर्म पर काम करना तो हमेशा पॉसिबल है, और वो ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी कर्म पर काम करने की सोचें, कर्म सिद्धांत को समझें, सीखें, उस पर काम करें। और फिजिकल लेवल पे हम थोड़ा काम कर सकते हैं लिक्विड डाइट के द्वारा, जूस के द्वारा। अपने माइंड से कंसेप्ट निकालें कि सीरियल से ही पोषण मिलता है। अगर आप नेचुरोपैथी के सर्कल में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं आज की डेट पे भी जो अनाज नहीं लेते, फल खाकर, लिक्विड लेकर, जूस लेकर भी जीते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। पॉसिबल है। हमारे मन में जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि दाल रोटी सीरियल ही मेन फूड है, सीरियल मेन फूड नहीं है इंसान का। हमारी आदत बस हमने समाज में ऐसा बना लिया है। भोजन में लिक्विड लेने की फिक्र करें अभी, और खासकर मिलेट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट का खमीर 5 मिलेट पर बहुत बात करी है मैंने। साउथ इंडिया का ये 5 मिलेट होता है, उसकी खमीर बनाकर उसका लिक्विड तरह से लें। और जो मरीज को देते हैं ना, मरीज के आसपास लेने वाले भी अगर थोड़ा बहुत लेते हैं तो उससे मरीज को मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। मरीज को ना सिर्फ मैं ही मरीज हूँ ऐसा, ये नॉर्मल फूड है, सब लोग ले रहे हैं, बाकी लोग भी ले सकते हैं, अच्छा ही रहेगा मिलेट खमीर लेंगे तो। लिक्विड डाइट, जूस, वेजिटेबल सूप, मिलेट खमीर, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। इसके साथ एनर्जी लेवल पे जो फूड पाइप है, फूड पाइप जुड़ा होता है नीचे स्टमक से। तो
स्टमक की जो नाड़ी है, पैर में स्प्लीन पैंक्रियाज की नाड़ी, तो दाहिने पैर में SP1, SP2, SP3 इस पॉइंट पर हमें काम करना है। राइट पैर में अंगूठे के पास, अंगूठे के टिप्स पे मसाज करना है। बाएं अंदर की तरफ, अगर दोनों पैर को मिलाएंगे तो जो अंदर की तरफ होगा उस पर करना है। SP1, SP2, SP3 हमें इसका मसाज करना है। तीनों ही पॉइंट पर आप मसाज करते हुए SP2 पर, SP1 और SP2 पर लाल रंग और SP3 पर हल्दी यानी कि पीला रंग लगा सकते हैं। SP1, SP2 पे लाल रंग और SP3 पे हल्दी पीला रंग, ये लगा के रखना है। दाहिने पैर में मेन है, लेकिन बाएं पैर में भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इनका मसाज करें बार बार। परिवार में सभी लोग एक साथ ध्यान में बैठें। एक टाइम पे बैठेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अलग अलग टाइम पे बैठें। और ध्यान से बाहर आने के बाद हर एक फैमिली मेंबर जाए और SP1, SP2, SP3 ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मसाज करें। मसाज करने के क्रम में क्लोर हट जाएगा। जब 2 मिनट का मसाज हो जाए हर एक पॉइंट पे, 3 पॉइंट हैं, 6 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद फिर वहां पर फिर से SP1 और SP2 पे लाल रंग और SP3 पे पीला रंग लगा लें। तो ये नाड़ी को अंदर से एक्टिव रखेगा, और नाड़ी एक्टिव रहेगी तो फिजिकल ऑर्गन जो है एक्टिव हो सकता है। इतना करें। और कैंसर पे 1 घंटे का एपिसोड है, वो भी देखें। उसके मेन पॉइंट्स को लिख लें। उसमें मन पर भी कैसे काम करना है वो बताया गया है। एनर्जी पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट्स कौन से करने हैं वो भी बताए गए हैं। और जो बहुत डीप का नॉलेज होता है ना, उसको 2 बार 3 बार देखने के बाद हम पूरी बात समझ पाते हैं। तो SP1, SP2, SP3 जब आप तीनों पॉइंट रेगुलर कर रहे हैं और करना चाहें तो आप हमारा पुराना एपिसोड YouTube पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर से पूछो और आगे कैंसर डालेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। उम्मीद बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें। बहुत बार मिरेकुलस रिकवरी होती है। हिस्ट्री में, रिकॉर्ड में कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर उम्मीद छोड़ दी गई थी, लेकिन फिर बाद में रिकवरी हुई है। तो रिकवरी हो सकती है, उम्मीद रखें और काम करें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं निशा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ आप इन सभी पॉइंट्स पर काम करेंगे। आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं आप उन पर काम करेंगे, और उसके साथ ही साथ मन पर काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया है कि उनकी फूड पाइपलाइन सिकुड़ गई है, तो वहाँ पर खाना देने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा। जैसे कि आपने बताया कि पानी तक निकलने में उनको दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप नारियल पानी पर जाएं, आप जूस पी सकते हैं, जिससे कि बॉडी में साथ ही साथ एनर्जी तो बनी ही रहेगी और बॉडी में थोड़ी सी ताकत भी बॉडी को मिलेगी, रोग से लड़ने के लिए भी और इसके साथ रिकवर होने के लिए। इसी आशा के साथ कि आपके जो बेटे हैं वो बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अपराजिता जी का। इनका सवाल है कि इनकी बेटी को, जिनकी उम्र 13 वर्ष है, उनको केटी सिंड्रोम का डॉक्टर ने बताया है कि केटी सिंड्रोम है इनको, जिसको 5 साल हो गए हैं। 2 सालों से ब्लीडिंग होती है लेग्स के थ्रू, और 3 साल से हाई फीवर है, और दोनों पैरों में और वेस्ट बोन में पेन रहता है। तो इस पर आने से पहले मैं समझना चाहूँगी कि केटी सिंड्रोम क्या है। केटी सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ये रेयर केस है, ऐसे मरीज बहुत कम होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर है। एलोपैथी में तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर तो हम बहुत जगह पे कहते हैं कि बचपन से है, माता पिता के किसी जीन में से आया है ये। और जेनेटिक डिसऑर्डर जब आता है नाम, तो जनरली ऐसा लगने लगता है कि इसे ठीक करना मुश्किल होगा, इसे हम ठीक नहीं कर सकते। जेनेटिक्स पे काफ़ी रिसर्च चल रही है, लेकिन वो जीन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। जेनेटिक्स पर एक इपीजेनेटिक्स का फील्ड है। जीन को रेगुलेट करने वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं, उस इन्वायरमेंट को बदलकर
हम जीन के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, इपिजेनेटिक्स बोलते हैं इसको। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इपिजेनेटिक्स साइंस के बारे में पढ़ें। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, कई लोगों ने इपिजेनेटिक्स पे काम किया है और कर रहे हैं। हम जब हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी बीमारी आए जिसका मेडिकल साइंस कहता है कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, और हम ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर जो है वो सब कुछ जानते हैं, अच्छा जानते हैं, और डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। डॉक्टर अपने हिसाब से तो सही कह ही रहे हैं, उनके पास जितना अनुभव है, एक्सपोजर है, और अगर हम उनकी बातों को सुनते हुए अगर ये मान लेते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस, इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बीमारी ठीक होगी, तो हम अपनी तरफ से ना कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत नॉलेजेबल मानते हैं। डॉक्टर्स नॉलेजेबल है, लेकिन एक तल पर, शरीर के तल पे। शरीर से सूक्ष्म ऊर्जा का तल और मन का तल जो आध्यात्मिक तल है, इसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर्स को पता नहीं होता है। यह तो अध्यात्म इंटरेस्ट की बात है, अभी कोर्स के रूप में तो प्रॉपर कहीं पर ये बातें हैं नहीं। ऊर्जा पर और मन पर काम करके अध्यात्म विज्ञान के अनुसार किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर अब ये रेयर डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बचपन से है, तो आपको एक लंबा समय काम करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल काम करने को तैयार हैं, जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, नियम से अगर आप करने को तैयार हैं, करेंगे, तो आपको पहले महीने से कुछ इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, और 1 साल के धैर्य के साथ करने पर आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इतना इंप्रूवमेंट कि आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं बन रही है, या हो सकता है पूरा ठीक भी हो जाए। एनर्जी मेडिसिन में, स्पिरिचुअल मेडिसिन में हम एलोपैथी के हिसाब से नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंड्रोम कह दिया। सिंड्रोम का वैसे टेक्निकल मतलब होता है जहां पे कई बीमारियां एक साथ हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है तो हमने सिंड्रोम नाम दिया। मतलब अब ये दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कई सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको हैंडल करना, मैनेज करना मुश्किल होगा। सिंड्रोम वर्ड आने से ही प्रोग्नोसिस पुअर मान लेते हैं मेडिकल साइंस में। एनर्जी मेडिसिन में हम ऐसा नहीं सोचते। एनर्जी मेडिसिन में हम ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में जब हेल्थ गड़बड़ हुआ तो सबसे पहली कौन सी समस्या आपके जीवन में प्रकट हुई। अभी बच्चे की उम्र 13 साल है, उसके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, आप अपना सवाल दोबारा भेजिएगा। अभी आपने जितना लिखकर भेजा है उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। जो प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू हुई, उस पर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी होता है। जब भी कोई बीमारी हो, ढेर सारी बीमारी हो, सबसे पुरानी समस्या पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। अभी आपने लिखा है कि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग जो है वो हमारे मणिपुर चक्रा का वीकनेस है, स्प्लीन ऑर्गन का। ध्यान, घर में हर एक सदस्य को ध्यान अपनाने की जरूरत है। ग्रुप मेडिटेशन कर सकें, माता पिता मिलकर। बच्ची है थोड़ा बहुत करेगी, 13 साल की उम्र है, अगर 10 मिनट भी ध्यान कर ले, 15 मिनट ध्यान कर ले, तो उसके हिसाब से ठीक है। ज़्यादा ध्यान तो माता पिता को करना है, और दोनों पेरेंट्स को करना है। एक पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो वो दूसरे को रिक्वेस्ट करें कि आप भी ध्यान में बैठें। समय निकालना पड़ेगा। हम अगर जीवन में व्यस्त हैं तो फिर अस्त व्यस्त रह जाएंगे। ध्यान में हमारा ये भाव होना चाहिए कि मेरा मणिपुर चक्र मजबूत हो, और 13 साल की उम्र तक, या जब तक एक बच्चा अपना इमोशनल डिसीजन खुद से लेना नहीं लगता। कुछ बच्चे 15 साल में लेते हैं, कुछ बच्चे 18 साल में लेते हैं, कभी कभी रेयर कोई 12 साल में भी लेने लग जाते हैं। तब तक, जब तक कोई बच्चा अपना इमोशनल डिसीजन खुद से नहीं लेता, तब तक उस बच्चे की एनर्जी फील्ड पेरेंट्स से जुड़ी हुई होती है। तो बच्चे के मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए पेरेंट्स को भी अपना मणिपुर चक्र अच्छा रखना पड़ेगा। इस तरह से मेडिकल साइंस नहीं सोचता है। यानी कि आपको ध्यान करना है, आपको अपना मणिपुर चक्र मजबूत रखना है, और बच्ची जब साथ में ध्यान में बैठती है तब भी आप साथ में अफर्मेशन कर सकते हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, और इस ध्यान से मेरा मणिपुर चक्र मजबूत हो रहा है। शुरुआत में आप भाव करें, संकल्प करें, बाद में भी ध्यान से बाहर आए, मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो चुका है। मेरा स्प्लीन ऑर्गन, स्प्लीन जो है हमारे पेट में बाईं तरफ होता है,
हमारे जो डायफ्राम है वो चेस्ट, उससे ऊपर चेस्ट है, फेफड़ा, और नीचे पेट है। डायफ्राम से जस्ट नीचे बाईं तरफ स्प्लीन ऑर्गन है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्लीहा। तो स्प्लीन पर हाथ रखकर, आप अपने स्प्लीन पर भी हाथ रखें और बच्ची के स्प्लीन पर भी हाथ रखकर ध्यान से जब बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद फिर से 5 मिनट के लिए आंख बंद करें और इस बच्ची के स्प्लीन पर हाथ रखें। बच्ची लेट जाए, उसके हाथ पे बारी बारी से अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, दिन में 2 बार तो कम से कम ये करना ही चाहिए। स्प्लीन पर हाथ रखना है और स्प्लीन जो है वो प्राणवान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, ऐसा भाव रखते हुए आपको मेडिटेशन फिर से करना है। अपने मेडिटेशन में यह फील कर सकते हैं कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है, जो कि आपको स्पिरिचुअल रियलिटी में आपने देखा होगा। अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर PMC हिंदी पर जाकर आप देख सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो है ध्यान को समझने के लिए। उसमें एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया है कि ऊपर से हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है और वो बहती है पूरे शरीर में। तो आप विजुलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। हीलिंग पर्पज से विजुलाइजेशन को ऐड किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये मेन प्रैक्टिस ना हो। मेन प्रैक्टिस सांसों पर ध्यान करने की है, क्योंकि जब हम शून्य होगा तभी हमारे भीतर ऊर्जा आएगी। विजुलाइजेशन एड ऑन की तरह हम कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट के लिए फिर से आप हाथ रखकर, स्क्रीन पर हाथ रखकर भाव कर रहे हैं ऊर्जा उतरे, तो ऊपर से ऊर्जा उतर रही है ऐसा भाव करना है। दोनों हाथों को रखना है। अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग टाइम पे करें, दोनों ही पेरेंट्स करें। बच्ची छोटी है, खुद से नहीं कर सकती, वो थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान में बैठ सकती है, जितना देर बैठे। ज़्यादा देर बैठ, अगर बाय चांस कुछ बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं और वो भी आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे बैठ जाते हैं, अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। ज़्यादा पेरेंट्स को काम करना है। तो स्प्लीन को प्राणवान बनाना है भाव से और हाथ रखकर, कल्पना से। और भोजन में हल्दी का प्रयोग बढ़ाना है। स्प्लीन जो है वो पीला रंग की चीज़ों को पसंद करता है, हल्दी को पसंद करता है। हल्दी खाने में भी अधिक प्रयोग करना है, और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हम समझेंगे वहाँ पे भी हल्दी को लगाना है। स्प्लीन के लिए बाएं पैर में SP3 SP4, मेनली इस 2 पॉइंट पे। वैसे स्प्लीन नाड़ी काफ़ी बड़ी है, उसमें टोटल 21 पॉइंट होते हैं, लेकिन आप 2 पॉइंट पे काम करें। SP3 SP4 पैर के अंगूठे के जड़ पे सांवला हिस्सा जो हमारे तलवे का होता है और उसका जो बॉर्डर है, ऊपर नीचे सांवला, इनसे गोरा हिस्सा और ऊपर सांवला हिस्सा, इन दोनों का जो जंक्शन है, वहाँ पर SP3 और SP4 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। बाएं पैर में SP3 और SP4 को मसाज करना है। अंगूठे से SP1 शुरू होता है, SP1 के बाद SP2 आता है, SP2 के बाद SP3 है तीसरा पॉइंट, और उसके पीछे चौथा पॉइंट। दोनों को मसाज करना है और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर पीला रंग लगाना है। हल्दी, कच्ची हल्दी या हल्दी को घोल के लगा सकते हैं। मार्कर भी यूज किया जा सकता है। वैसे हल्दी नेचुरल होने की वजह से ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह प्रयोग बाएं पैर में करना है। ये SP3 SP4 पे जब काम करेंगे तो इससे नाड़ियाँ अच्छी होंगी, और जब हम स्प्लीन पे हाथ रख कर ध्यान करेंगे तो इससे स्प्लीन ऑर्गन अच्छा होगा। और SP3 SP4 जब दोनों जब ठीक हो जाएंगे, तब ब्लीडिंग की समस्या जो है वो बंद हो जाएगी। मैं धीरे धीरे आपको इम्फेसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, यह बंद हो सकती है, ठीक हो सकती है। आपको धैर्यपूर्वक 6 महीने 1 साल काम करना पड़ेगा। 2-4 दिन किया, 2-4 हफ्ते किया, रिजल्ट वैसे 2-4 दिन में या 2-4 हफ्ते में भी आ सकता है। एक पहले हफ्ते में भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट बाय चांस अगर नहीं आता है तो डिस्करेज होकर छोड़ नहीं देना है। आपको 1 साल तो बस करते, आप सोचना ही नहीं रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बस करते जाइए। स्प्लीन पर ये काम करेंगे। और हमारी बॉडी में 5 ऑर्गन होते हैं जो एनर्जी सप्लाई अंदर, शरीर के अंदर, हमारे शरीर में अंदर भी ऊर्जा जनरेट होती है और हम बाहर से भी ऊर्जा को लेते हैं। प्रकृति ने व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई हुई है। तो बॉडी में इंटरनल जो एनर्जी जनरेट होती है 5 ऑर्गन जनरेट करते हैं, और स्प्लीन जनरेट एनर्जी अभी नहीं कर रही है तो ब्लीडिंग हो रही है। स्प्लीन की एनर्जी जनरेट नहीं होने की वजह से बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन भी हो रहा है, उसका भी कारण स्प्लीन की एनर्जी का कमी होना है। तो जब आप स्प्लीन पर हाथ रखकर ध्यान करेंगे, SP3 SP4 को मसाज करेंगे, तो बहुत संभावना है जब स्प्लीन एक्टिव हो जाए तो दर्द होना बंद हो जाएगा। आपको SP3 SP4 दिखाया जा रहा है, आप फोटो खींच के रखें और दोनों पॉइंट पर मसाज करें।
चित्र में लाल रंग दिखाया गया है sp3 को अलग दिखाने के लिए। आपको दोनों जगह पे पीला रंग ही लगाना है। स्प्लीन के लिए पीला रंग उसे पसंद होता है, sp3 और sp4 दोनों पर। जब sp3 sp4 पे काम करना सीख जाएं और अगर आपको कोई अच्छे एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा पॉइंट पे काम करें, तो पॉइंट हम कई सारे 5 पॉइंट 6 पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे सिर्फ 2 पॉइंट पर ठीक से काम करें। ठीक से कम पॉइंट पे अच्छे से काम करना ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत के ज़्यादा पॉइंट पे हम गड़बड़ सड़बड़ ढंग से काम करें। स्प्लीन मजबूत होगा, ब्लीडिंग आपकी बंद होगी, और स्प्लीन जब चार्ज होगा एनर्जी जनरेट होने से दर्द होने का भी संभावना है कि वो ठीक हो जाए। अगर आपको 1 महीने रेगुलर करने के बाद अगर दर्द में इम्प्रूवमेंट अगर बाई चांस ना लगे तो आप अपना सवाल फिर से भेजिएगा। इस बार अधिक डिटेल के साथ भेजेंगे ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, तो देखेंगे कि और कोई दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, मतलब हम किडनी से भी एनर्जी जनरेट होती है, हार्ट से भी एनर्जी जनरेट होती है, तो और कोई पॉइंट ऐड करना है क्या, तब देखा जाएगा। संभावना है कि आपका स्प्लीन पे काम करने से भी आपका दर्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं अपराजिता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने स्प्लीन पर काम करेंगी, sp3 sp4 पर काम करेंगी और इसके साथ ही 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगी। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होगा आप उसे हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको फिर भी कोई समस्या लगती है या फिर भी कोई डाउट आपको महसूस होता है तो आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें। और बाकी के व्यूअर्स जो अभी हमारा शो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सवाल नहीं भेजा है वो भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजें। ध्यान रहे कि जब भी आप अपना सवाल भेजें उसमें अपनी पूरी बात लिखें। आपको कोई भी गंभीर समस्या यदि है या गंभीर नहीं भी है तो उसको भी आप अपनी पूरी डिटेल के साथ भेजें। यदि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसकी रिपोर्ट्स भी हमें भेजें, जिससे कि आपकी सहायता हम और अच्छी तरह से कर पाए और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो पाए। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यूडी राठौर जी का। इनका कहना है कि इनका बेटा कंपनी में काम करता है, जिस वक्त उनके घुटने की कटोरी बाजू में शिफ्ट हो गई, सरक गई। अब इस पर ये आपसे सहायता चाहते हैं कि इसका कैसे इलाज कर सके। हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन, यहाँ पे जो घुटने की कटोरी है जिसको पटेला कैप बोलते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में, अब पटेला कैप या कोई भी बॉडी पार्ट अपनी जगह पर ही रहे, इसके लिए स्प्लीन जिम्मेदार है। अभी स्प्लीन का जिक्र हो रहा था ब्लीडिंग के लिए, लेकिन हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन कई सारे काम करता है। हमारा शरीर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और हर एक ऑर्गन कई सारा काम कर रहा है। स्प्लीन के भी कई सारे काम हैं, तो एक काम उसका यह भी है कि जिस चीज़ को जहाँ होनी चाहिए वहीं पर रहे। तो अगर वो डिस्प्लेस हुई है तो स्प्लीन उस एरिया में, स्प्लीन की जो नाड़ी जो बह रही है उसमें डिस्टर्बेंस यानी कि एनर्जी की कमी होने की संभावना है। तो घुटने के पास से sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट गुजरता है। sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर हम पीला रंग लगाएं तो स्प्लीन की नाड़ी मजबूत होने से यह ठीक हो सकता है। हम उसको दबाव भी दे सकते हैं। घुटने के पास अंदर की तरफ sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इस फोटो को खींच कर रखें, समझ के रखें। sp9 पर आपको दबाने से दर्द भी मिल सकता है। आपको दर्द देना ठीक लगे ना लगे, आप पीला रंग तो बहुत आसान लगाना है, पीला रंग लगाएं। जब आप घर पर हो और इस पर लाइट पड़े तब कलर का इफेक्ट होता है। हमने रंग लगाकर ऊपर से पैंट पहन लिया तो वो रंग अंदर काम नहीं करेगा, लाइट पड़ेगी तब वो अच्छा काम करेगा। तो छुट्टी के दिन में करें या जब घर पर हैं तब वो करें, वहाँ पे लाइट लगे। और मेडिटेशन में जब बैठते हैं, मेडिटेशन से वहाँ पर sp9 पर हाथ रखकर अपने जो पर्सन को तकलीफ हुई है वो खुद से भी अपने मेडिटेशन से अपने sp9 को चार्ज कर सकते हैं। हाथ रखिए वहाँ पर और भाव कीजिए कि मेरा स्प्लीन की नाड़ी जो है वो प्राणवान हो रही है, ऊर्जावान हो रही है, स्वस्थ हो रही है। sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्प्लीन नाड़ी का, पूरी नाड़ी का मेरिडियन पॉइंट अगर मजबूत होता है तो सभी कुछ अपनी जगह पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ हीलिंग हम खुद से कर सकते हैं, sp9 पर काम करना है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं यूडी राठौर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप स्प्लीन पर काम करेंगे, जैसे कि सर ने बताया कि कोई भी हमारा जो ऑर्गन होता है या कोई भी बॉडी में
बोन होती है उसका अगर सेम प्लेस पर रहने का जो होता है वो स्प्लीन की जिम्मेदारी होती है। तो स्प्लीन को मजबूत करने के लिए आप स्प्लीन पर काम करें और कलर थेरेपी का भी प्रयोग करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नरेंद्र गुप्ता जी का। इनका कहना है कि ध्यान के समय इनके सर में दर्द रहता है, तो उस पर आपसे सहायता चाहते हैं। ध्यान के समय अगर सर दर्द होता है तो यह इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में, हमारे सिर में जो कई सारी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में ऊर्जा ठीक से नहीं उतर पा रही है, ठीक से नहीं बह पा रही है। तो हमें पानी का अधिक प्रयोग करना है, पानी अधिक पीना है। और ध्यान के बाद में हमें 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए लेट जाना है। अपने आप को प्रॉपरली सेटल डाउन करना है। जितना हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, हमें प्रकृति के साथ टाइम बिताना चाहिए, हमें पेड़ पौधों के साथ टाइम बिताना चाहिए, हमें थोड़ा पैदल चलना चाहिए ज़मीन पर, घास पर। और ध्यान के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए लेट जाएं। इससे आपके सिर की नाड़ियाँ जो हैं वो संतुलित हो जाएंगी, सर दर्द ठीक हो जाएगा। ध्यान से मिलता जुलता एक अभ्यास है, एक तरह से वो थोड़ा प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, योग निद्रा। योग निद्रा में हम लेट कर अपने शरीर के एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं। मेरी आवाज़ में और कई सारे योग गुरुओं की आवाज़ में आपको योग निद्रा मिल जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास भी आपको हेल्प कर सकता है। तो 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप योग निद्रा ट्राई कर लें। उसको ज़्यादा दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब एनर्जी सेटल हो जाएगी तो आप ठीक रहेंगे, तो फिर आप हमेशा ठीक रहेंगे। एक बार ठीक हो जाए। क्या समझ सकते हैं इससे कि ध्यान के दौरान सर में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? एनर्जी ज्यादा हो जा रही है या बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में चल रही हैं? क्या कारण हो सकता है इसका? कभी आंधी तूफान आया हो जी, और उसके बाद आंधी तूफान आके चला गया, और उसके बाद फिर हम अपने घर की सफाई करें, झाड़ू लगाएं, तो जो धूल है वो धूल उड़ती है। अगर धूल उड़ती है और उसके कारण किसी को छींक आने लग जाए, तो फिर क्या वो आप झाड़ू लगाना बंद कर देंगे? सफाई तो जरूरी है। हाँ, सफाई जरूरी है। और ये टेम्पररी फिनोमेना है, डस्ट से अगर छींक आ रही है तो। और झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती ही है ना। शरीर में हम ध्यान के दौरान हमारे भीतर ऊर्जा आ रही है, तो अगर हमारे कहीं किसी नाड़ी में ब्लॉकेज है तो एनर्जी जो है उस ब्लॉकेज को खोलने का प्रयास कर रही है। तो जब कोई ब्लॉकेज है, वो एनर्जी खुल रही है, तो टेम्पररी सरदर्द का एहसास हो सकता है। तो ये एक तरह से ये इंडिकेटर है कि ब्लॉकेज खुल रहे हैं। और ब्लॉकेज जब खुल जाएंगे, भले उसमें 2-4 दिन लगेगा, कभी कभी 2-4 हफ्ते भी लग सकता है, वैसे 2-4 दिन में जनरली हो जाता है। तो फिर आप ज़्यादा बेहतर हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। भविष्य में आने वाला रोग भी ठीक हो जाता है, क्योंकि बीमारी पहले एनर्जी के लेवल पे आती है, फिर फिजिकल लेवल पे आती है। एनर्जी लेवल पे ही ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो अब फिजिकल लेवल पे आएगा ही नहीं, तो भविष्य की बीमारियों से भी बच जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है कि ध्यान का प्रभाव जीवन में आ रहा है। धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने आप पे, पानी पीकर, योग निद्रा करके, थोड़ा ग्राउंडिंग करके फिर ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान कंटिन्यू रखना है, साथ में इसको भी करना है। पेड़ पौधों के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं नरेंद्र गुप्ता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप योग निद्रा को अपनाएंगे और उसके साथ ही आप ध्यान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ सर बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल है मानस कुमार जी का। इनका कहना है कि इनको डस्ट एलर्जी रहती है और बॉडी में ठंडा रहता है, तो ये आपसे सहायता चाहते हैं सर। डस्ट एलर्जी, हमारा जो पिछला एपिसोड हुआ था वो एलर्जी पे ही हुआ था। एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि हमारे जीवन में स्वीकार भाव की कमी है। अपने जीवन में हमें स्वीकार भाव बढ़ाना है। फिजिकली हमको लगता है कि हाँ डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डस्ट से प्रॉब्लम सभी लोगों को नहीं हो रही है। बिल्कुल, मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को नहीं हो रही है, मुझे हो रही है। तो मुझे अपने भीतर क्या काम करना है, वैसा हमें सोचना चाहिए। अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है मानसिक तल पर। फिजिकल तल पे हमें अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा अच्छा करना है। इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, LU5 और LU6। हम इसका मसाज कर सकते हैं। LU5 जो होता है वो हमारी कोहनी पर, एल्बो पे होता है। जब हम हाथ को फोल्ड करें तो जहाँ पे फोल्ड हो रहा है उससे जस्ट पहले, आधी उंगली पहले, दूर पर अंगूठे की लाइन में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो खींच करके रखें। LU5 और LU6 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप मसाज करें 2-2 मिनट, दिन में 5 बार। जब छींक होती है, जब एलर्जी होती है, उस समय नहीं करना है, तैयारी पहले से करनी है। आपको इस पर काम करते रहना है। 1 महीने काम करेंगे तो जाके आपको पूरा फायदा मिलेगा। LU5, LU6 पर काम करते हुए अफर्मेशन बोलाएं कि मैं अनंत चेतना हूँ, मैं शाश्वत चेतना हूँ,
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम ए पावरफुल बीइंग। अगर हमें अपनी दिव्यता का, अपनी ऊर्जा का एहसास हो तो हमें कोई सिचुएशन परेशान नहीं करेगी। हम स्वीकार ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और स्वीकार करेंगे लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट पर्सन्स को, तो डस्ट भी हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर सकेगी, परेशानी नहीं होगी या कम होगी। पहले इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आता है, फिर पूरी तरह से इंप्रूवमेंट आता है। अगर कम भी हो जाता है एलर्जी का प्रभाव तो हमारे लिए वो अच्छा है। एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएंगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि लंग के पॉइंट्स पर काम करना है, तो क्योंकि डस्ट का प्रॉब्लम जो उनको हो रहा है वो नाक के थ्रू लंग्स तक जा रहा है, तो इस वजह से हम लंग्स पर काम करेंगे और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। राइट। तो इसी के साथ आशा करते हैं मानस जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मिलिंद कुमार जी का, जिनकी एज 48 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनके दोनों आईज में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सहायता चाहते हैं आपसे। कैटरेक्ट की प्रॉब्लम में हम अपने आप को हेल्प करने की सोच रहे हैं, यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैटरेक्ट में तो ऑपरेशन ही डॉक्टर बोलते हैं, लेंस नया लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आई का लेंस है वो ओपेक हो गया है, उसकी ओपेसिटी जो है वो चली गई है। तो ये एक तो एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापे का रोग है। तो यहाँ पे हमें यह बात समझना है कि प्रकृति कभी भी हमें बूढ़ा नहीं करती। हमारी बॉडी में हर एक सेल नया होते रहता है, लेकिन जब हम अपने मन के तल पर चीज़ों को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, तो वो हमारे लिए एजिंग बनता है। तो हमने पहले एपिसोड्स में एजिंग पर कैसे काम करें, एजिंग को कैसे स्लो डाउन करें, कैसे कम करें, उस पर बात करी गई है। आप डॉक्टर से पूछो, एजिंग डालेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखिए, 1 घंटा बताया गया है। अभी आप ये बात समझ लें कि आपको सनलाइट में ज़्यादा जाना है, हर दिन 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जाया करें। विंटर शुरू होने लगी है, आप ज़्यादा देर के लिए भी बैठ सकते हैं। सन गेजिंग प्रोसेस होता है कि हम सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर के सूरज को देखते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप वो ना करें, सनलाइट में ध्यान में बैठें और ये भाव करें कि सूरज से ऊर्जा जो आ रही है वो मेरे आँखों को प्राण दे रही है, प्राण ऊर्जा दे रही है। मेरी आंखें जो हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हो रही हैं, वो हेल्दी हो रही हैं। सूर्य प्रकाश में सन गेजिंग करते हुए या सूर्य प्रकाश में ध्यान में बैठे हुए। तो हमें सूर्य प्राण को अपने जीवन में बढ़ाना है, अपने जीवन में हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है। बच्चों जैसे हम फ्लेक्सिबल रहें, नया सीखने के लिए तैयार रहें, किसी भी बात में जिद्दी ना बने और अपने भीतर उम्र होने का या ज्ञान होने का हम सुपीरियर भाव ना रखें कि मैं उम्र में ज़्यादा बड़ा हूँ तो मैं बेहतर जानता हूँ। एक बच्चे की तरह विनम्र, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल होना चाहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं बात करूं तो हम 2 पॉइंट पे काम कर सकते हैं, K1 और LV3। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे पैर के तलवे में होता है, वहां पर हमको हरा रंग लगाना है। पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें दोनों पैर में और यहाँ पर ग्रीन कलर लगा के रखें। अब पैर चलते समय ये K1 नीचे हो जाएगा तो लाइट नहीं पड़ेगी, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैर इस तरह से रखना है कि इस पर कुछ लाइट पड़े। K1 पे आप हरा रंग लगाएंगे तो वो एक्टिव हो। और हमें अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना है। हरी सब्जियां लीवर के लिए, जो कि आंखों से जुड़ी हुई है, उसके लिए अच्छा होता है। और आई पिरामिड आते हैं, अगर आप किसी पिरामिड सेंटर विजिट कर सकें, आई पिरामिड लाकर, आई पिरामिड को पहनकर ध्यान में बैठें, वह भी आपकी आंखों को रोशनी देगा। जीवन में जितने आप बच्चे के भांति जिएंगे, आपकी एजिंग से आने वाली जो ये बीमारी होती है कैटरेक्ट, आप इसमें रिजल्ट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं मिलिंद कुमार जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान से संपत जैन जी का, और इनकी जो प्रॉब्लम है, इनके थ्रोट में नोड्स की प्रॉब्लम है और खाना खाते टाइम इनको खांसी चलती है, तो इस पर आपसे सहायता चाहते हैं। सवाल काफी स्पष्ट नहीं हो पाया है। थ्रोट में नोड्स, अब इस नोड्स की हमने जांच कराई है, ये लिम्फ नोड है या क्या है। अगर लिम्फ नोड है और कोई फीवर वगैरह भी आता है तो उसकी जांच फिर विशेष जांच हो जाती है। टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करना चाहिए। वेट वगैरह इफेक्ट तो नहीं हुआ है, कमजोरी तो ज़्यादा नहीं आ रही है। जो लिम्फेडेनोपैथी है
वेट इन्होंने अपना 50 kg बताया है। तो इनकी उम्र कितनी है? 56 है। तो फिर उम्र के हिसाब से वेट भी कम लग रही है। अब ये उम्र वेट पहले से कम है या अभी हाल फिलहाल में साल कुछ महीनों में कम हुआ है? जी। अगर हाल फिलहाल में कम हुआ है तो फिर तो ये सीरियस मामला हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे आपको किसी अच्छे नेचुरोपैथ या आध्यात्मिक थेरेपी करने वालों के पास जाना चाहिए, एक्यूप्रेशर करने वालों के पास। अल्टरनेटिव थेरेपीज जो दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दवाओं के तो अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन मामला ज़्यादा होता है। उसको हम एलोपैथी को बिल्कुल रूल आउट भी ना करें, हम उसको लास्ट रिजॉर्ट रखें। पहले हम नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर, इस तरह से कोई भी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं उनको हम पहले ट्राई करें। तो यहाँ पर लिम्फेनोपैथी के लिए अब थ्रोट का रीजन है, तो हम यहाँ सुजोक पर हम बात कर लेते हैं। जब मामला पूरी तरह से नहीं पता है तो भी हम सुजोक पे काम कर सकते हैं। सुजोक में हमारा जो सिर होता है वो हमारे अंगूठे से रिप्रेजेंट होता है, और सिर के नीचे है गर्दन, गला। तो ये अंगूठे में ये जो नीचे का ये जो हिस्सा है यह गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। आपको दोनों हाथ में इस रीजन को मसाज करना है, अच्छे से थ्रॉली प्रॉपरली मसाज किया करें। और यहाँ पर आप लाल रंग लगाएं, लाल रंग आपको ये पूरे लगाएंगे। इसको आप जब दबाएंगे, अच्छे से दबाएंगे, तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको दर्द मिल सकता है। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे दर्द मिल जाए तो ये आपके जो नोड वाला एरिया है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। आपको उस पर फिर अधिक काम करना पड़ेगा। किसी सुजोक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इस पर काम कर सकता है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। सुजोक सीखना चाहें तो आप सीख भी सकते हैं। आप इस एरिया को दबाते हुए, मसाज करते हुए यहाँ पर लाल रंग लगाएं। मेडिटेशन में जब ये सुजोक का थेरेपी हुआ, सुजोक के अलावा मेडिटेशन के माध्यम से भी काम करें। परिवार में 2 सदस्य अगर साथ में ध्यान में बैठते हैं, करते हैं, तो ध्यान जब 1 घंटे का ध्यान समाप्त हुआ उसके बाद जिनको गले में प्रॉब्लम है वो लेट जाएं, और दूसरा फैमिली मेंबर गर्दन गले पर हाथ रखकर 5 मिनट के लिए फिर से ध्यान में बैठे। और इस बार इस भाव के साथ कि दिव्य ऊर्जा, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो दिव्य ऊर्जा है जिससे हमारा जीवन, हमारा शरीर चल रहा है, वो ऊर्जा मेरे हाथों से बहे और इस पर्सन के गले को, लिम्फ नोड को ठीक करे, वो हेल्दी हो जाए। इस भाव के साथ अगर 5 मिनट के लिए आप हाथ रखते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना कि कितनी ऊर्जा आ रही है, कितना अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ज़्यादा करते हैं। ऊर्जा आ रही होती है, फिर भी अगर आप मन में सोचें कि ऊर्जा नहीं आ रही है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। आप न्यूट्रल रहें और भरोसा रखें कि प्रार्थना कर रहे हैं, ऊर्जा आएगी, आनी चाहिए। ध्यान अच्छा किया है आपने, 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, तो ऊर्जा आएगी। तो ये जब करेंगे तो आपको हफ्ते 10 दिन में, 2 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो सकता है और ठीक हो सकता है। ठीक से काम करें तो आपका बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं संपत जैन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने भी खूब ध्यान किया था, तप किया था, तब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे भी आशा है कि आप ध्यान करें जिससे कि आपके जो गले में नोट्स जो आप बता रहे हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हो और आपका जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए और सुगम हो जाए। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नेहा जी का। इनकी उम्र 31 वर्ष है और वजन है 51 किलो। तो इनका कहना है कि इनको 4 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है, 10 साल से हेयर फॉल हो रहा है और 5 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और एक इनका बेबी हुआ है सी सेक्शन से, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बैक पेन की समस्या भी इनको है। ये कितने साल पहले हुआ उन्होंने नहीं लिखा है? जी नहीं। अपना सवाल पूरी जानकारी के साथ भेजिए। आपको सी सेक्शन हुआ वो कितने साल हो चुके हैं, हाल फिलहाल की बात है या पुरानी बात है? चलिए, आपने कई सारी समस्याएं लिखी हैं। जब कई सारी समस्याएं लिखते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर लिखने ही, कौन सी समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। जो समस्या अधिक परेशान कर रही है हमें उस पर अधिक काम करना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मामला को मैं पहले लेता हूँ। कॉन्स्टिपेशन होने का कारण होता है फिजिकल लेवल पे कि हम सब्जियां कम खाते हैं। हमें सब्जियों का, बेसिकली फाइबर्स को अपने फूड में अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। फाइबर्स सब्जियों में होता है और सब्जियों के अलावा मिलेट्स में होता है। मिलेट्स का सेवन करना सीखना है, मिलेट्स का खमीर और मिलेट्स का खिचड़ी खाना है। मिलेट्स आप यूट्यूब पे देखेंगे कैसे मिलेट्स को बनाया जाए तो आपको मिल जाएगा। और माइंड के लेवल पे ये पॉजिटिवनेस
लेट गो नहीं करने की आदत की वजह से होता है। आप अपने घर में चेक करें कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको उपयोग नहीं है फिर भी आप रखे हुए हैं, तो उनको लेट गो करें, उनको थोड़ा छोड़ें, थोड़ा देना सीखें, थोड़ा बांटना सीखें। जब लेट गो करना आप सीखिएगे तो इसका प्रभाव बॉडी लेवल पे आपको कॉन्स्टिपेशन में दिखेगा। छोड़ने की आदत, देने की आदत, तो ये एक कॉन्स्टिपेशन का मामला हुआ। बालों की आप बात बोल रहे हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम से ही बालों की समस्या भी होती है। थायराइड में और इनफैक्ट बालों में भी किडनी का भी कनेक्शन होता है। किडनी की नाड़ियों पर काम करना है K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि हमारे तलवे में होता है। K1 पे हम मसाज करेंगे। इनकी उम्र है, इनकी उम्र 31 वर्ष। हाँ 31 वर्ष है। 31 वर्ष है तो फिर आपको दाहिने पैर में K1 पे काम करना चाहिए। अगर बाएं पैर में दर्द हो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे तो भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ के रख लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए। दाहिने पैर में K1 पर आप अधिक टाइम देंगे। अगर बाएं पैर पे दर्द मिलता है, दाहिने पैर पे दर्द मिले या ना मिले, आपको दाहिने पैर पे K1 का मसाज करना है। बाएं पैर में अगर आपको दर्द मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं दर्द मिलता तो बाएं पैर को छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको बैक पेन भी होता है तो हो सकता है कि आपको दर्द मिले। K1 पे काम करें, K1 पे ब्लैक कलर लगा के रखें। K1 के अलावा हम दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट पर, किडनी के दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। जैसे SP6 है। SP6 एक बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है, वो एक जंक्शन रोल पॉइंट है। तो SP6 पर आप काम कर सकते हैं। दोनों पैरों में आप SP6 पर मसाज करें। SP6 पर काम करने से आपकी किडनी अच्छी हो सकती है। कई ढंग से हम काम कर सकते हैं किडनी पर और थायराइड पे। थायराइड पर हमने पूरा एपिसोड भी बनाया है 1 घंटे का, आप उसको भी देखिए। थायराइड की चीज़ों को आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं, तो रिपीट करना उचित नहीं होगा। जो आपके सवाल, आपके प्रश्नों में नई बात है उसके लिए जवाब आपको दे दिया गया। थायराइड के लिए आपको हमारा वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर डॉक्टर से पूछो और उसके आगे थायराइड टाइप करेंगे, आपको वीडियो आ जाएगा। तो थायराइड पर काम करें। थायराइड पर काम करते हुए उससे भी बाल ठीक होगा और किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे तो भी उससे बाल ठीक होगा। और कॉन्स्टिपेशन फाइबर्स लेंगे, मिलेट्स लेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं नेहा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करेंगी, इसके साथ ही आप अपनी थायराइड पर काम करेंगी और पूर्णतः बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल है हीरल जी का। इनका कहना है कि इनकी बेटी को स्किन प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और आपसे सहायता चाहते हैं। बेटी की उम्र? बेटी की उम्र 13 वर्ष। तो जैसा हमने अपने एक पहले बच्चे के सवाल में लिया था जी, वहाँ भी बच्चे की उम्र छोटी थी। जब भी छोटे बच्चे को कोई तकलीफ होती है वहाँ पर पेरेंट्स को अपनी ऊर्जा पर, अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। तकलीफ बच्चे के शरीर पर है लेकिन कारण पेरेंट्स की एनर्जी में और पेरेंट्स के माइंड में छिपा है। तो अगर माँ को समझिए, अगर माँ को ये तकलीफ होती तब वो अपने लिए क्या केयर करते, नॉन फार्मेकोलॉजिकल, बिना दवाइयों वाला। तो दवाइयों वाला करते तो ठीक होता या नहीं होता, आप कोशिश कर ही रहे होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं आते हैं। बिना दवाइयों वाला रिजल्ट कोशिश आप क्या करते वो पता करें और अपने बच्ची के लिए, और ये हर जगह पर अप्लाई होगा। किसी भी बच्चे को तकलीफ है, अगर वो तकलीफ पेरेंट्स को हो तब वो अपनी ऊर्जा पे और मन पे काम कैसे करेंगे वो समझ लेंगे, तो वही काम करते करते बच्ची का भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे काम कैसे करना है, स्किन पे इन्फेक्शन आपने बताया है। स्किन में जो इन्फेक्शन है, स्किन हमारा जुड़ा होता है लंग की नाड़ी से। LU5 पर काम करना है। LU5 हमारी कोहनी पर होता है। LU5 का मसाज करेंगे दोनों हाथों में तो स्किन जो है वो हेल्दी होने लग जाएगी। LU5 के साथ साथ LU6 पर मसाज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम LU5 पे करना है। LU5 पर ध्यान से काम कीजिएगा, यहाँ पे अक्सर दर्द मिलता है, आपको जेंटल होना है। बच्ची का मामला है तो और भी आपको सॉफ्ट होकर करना है। और अगर बच्ची समझदार है तो खुद से, 13 साल की बच्ची है तो खुद से भी कर सकती है अगर बातों को पकड़ ले तो दिन में 5 बार दबाना है, 1 बार 2 बार वो दबा दी, 2-4 बार आप दबा दीजिए। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार टोटल दबाएंगे तो लंग की नाड़ी से स्किन जुड़ा होता है, स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। स्किन को हेल्दी करने के लिए हम भोजन पे भी काम कर सकते हैं और भोजन में सबसे अच्छा भोजन है मिलेट्स का भोजन। हमें मिलेट्स खाना सीखना है, मिलेट्स का खमीर खाना सीखना है। और साथ ही साथ सेल्फ लव पे काम किया जा सकता है। सेल्फ लव में हम
आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोलते हैं कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो ये माँ को भी करना है और बेटी को भी करना है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए बोलना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं आई लव माई सेल्फ। आईने पर बड़े बड़े अक्षरों में किसी स्केच पेन से, किसी मार्कर से आप लिख लीजिए, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब हम खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो इससे हमारा स्किन हेल्दी होता है। स्किन का काफ़ी बड़ा कनेक्शन सेल्फ लव से है। जैसे सेल्फ लव का कनेक्शन हमारे शरीर में कई रोगों से है, कई ऑर्गन से है, स्किन के मामले में तो ज़रूर है। खुद से प्यार करेंगे तो स्किन हमारी हेल्दी रह सकती है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी चॉइस को दबाना नहीं, अपनी चॉइस को परस्यू करना, अपनी बातों को जहाँ रखने की जरूरत है वहाँ पर रखना, जो करना चाहते हैं उसको कर पाना, डरना नहीं, हिचकिचाना नहीं, शर्माना नहीं, दूसरा क्या बोलेगा या पैसा खर्च होगा यह सोच के उसको पोस्टपोन नहीं कर देना। ये होता है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लुई हे को आपको पढ़ना चाहिए, लुई हे को सुनना चाहिए। काफ़ी समय आपको लगाना पड़ेगा सेल्फ लव को समझने के लिए। जितना सेल्फ लव आप बढ़ाएंगे उतना स्किन जो है हेल्दी होगी। तो ये माँ को करना है और साथ में बच्ची को भी कराए, माँ भी करे और बच्ची भी करे। ज़्यादा फोकस माँ को अपने ऊपर करना है, क्योंकि अभी 15 साल तक, 18 साल तक बच्चे की एनर्जी और माइंडसेट पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, यह जानते हुए। भोजन में मिनट्स खाएंगे तो बॉडी लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, शरीर डिटॉक्स होगा तो शरीर हील, बॉडी स्किन हेल्दी हो जाएगी। इन सभी का प्रयोग करते हुए आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं हीरल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ सर बढ़ेंगे आज के आखिरी सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल है दिल्ली से प्राची का। उनका कहना है कि पिछले बीते लगभग एक सप्ताह से उनको आंखों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो कहती हैं कि इनको आंखों में रेडनेस है और इसके साथ ही वाटरी आइज की भी समस्या आ रही है। तो इस पर जानना चाहेंगे, आपकी सहायता चाहेंगे। जब आंखों में तकलीफ हो तो आंखों का जो सूजो कोरेस्पोंडेंस एरिया है, सूजो कोरेस्पोंडेंस हम आगे से देख सकते हैं अपने अंगूठे पर। हम यहाँ अंगूठे पर हम चेहरा बनाएंगे और चेहरा बनाने के बाद जहाँ पर आंखें आएंगी वहाँ पर हमको काला रंग लगाना है, काला डॉट। काला डॉट लगा के हम दो मरीज का काली मिर्च का दाना, एक दाना यहाँ, दो दाना यहाँ, और चूंकि दाना हिलता डुलता है तो 2-4 दाना एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। 2 दाना रख के हम यहाँ पे टेप लगा देंगे, ऐसा दोनों हाथों में। सोते समय हम ऐसा करेंगे। और पीछे भी हम नाखून के नीचे ये जो जंक्शन बनता है, ये इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों तरफ कलर जो है वो ज़्यादा दिन में काम करता है, लेकिन रात में भी हम टेप लगा रहे हैं तो कलर लगा के टेप लगाएंगे। तो रात में हम लगा के रखेंगे, दिन में भी जितना खुशत लगाएंगे। 1 दिन 2 दिन ऐसा करेंगे, आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आंखों में यांग ची डिस्टर्ब हो गई है, अब इसका कारण पॉल्यूशन हो या एलर्जी हो या कंजक्टिवाइटिस हो, कारण चाहे जो भी हो, इलाज बहुत इजीली पॉसिबल है। और अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि जब आंखों से रेडनेस हो रहा है तो यह जीवन में थोड़ा तनाव को भी दर्शाता है। जीवन में ना हमें तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहिए। हर तरह का तनाव हमें कहीं ना कहीं बीमार करेगा। तनाव से दूर रहने के लिए आपको योग मुद्रा का प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए और लाइफ को थोड़ा इजी लेना चाहिए, थोड़ा लेट गो का एटीट्यूड होना चाहिए। जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। लाइफ में छोटे मोटे अप डाउन होते हैं, हम परेशान होते हैं, परेशान होने की आदत को छोड़ना है, मस्त रहना सीखना है। जो हुआ उसकी मर्जी, उसकी रजा में हम राजी हो जाएं तो कोई भी सिचुएशन हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सरेंडर भाव थोड़ा अपनाएंगे तो डी स्ट्रेस होंगे। और थोड़ा योग निद्रा करना चाहिए। योग निद्रा में हम लेट कर अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। जब हम बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं तो बॉडी में जो स्ट्रेस स्टोर होता है वो रिलीज होता है। और बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो क्योंकि मसल्स में ज़्यादा होता है, आंखों में भी स्ट्रेस जमा हो गया तो वो वाटरी आई, रेड आई के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जब स्ट्रेस जब रिलीज होगा तो आप हल्का महसूस करेंगे। योग निद्रा करने के बाद पहले दिन से ही जो योग निद्रा करता है उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप 7 डेज 10 डेज लगातार कर लेंगे फिर तो आप ऐसे लगेंगे जैसे आपके पंख लग गए हो। आपकी आंखें तो ठीक हो ही जाएंगी और भी आपको लगेगा कि लाइफ कितना अच्छा हो गया है। तो योग निद्रा करें, अब स्ट्रेस तनाव से मुक्त रहें और सुजो कॉरेस्पोंडेंस पर काला रंग लगाकर दोनों हाथों में करना है। मैंने एक हाथ में बताया है, काला रंग लगाकर
काली मिर्च का दाना लगाकर टेप लगाकर 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक रखें। ऐसा 1 दिन 2 दिन करेंगे तो ही फायदा हो जाएगा। 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं कि आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। तो ये बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल तरीका है। सर, क्या ये किसी और इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टर्ब लाइफस्टाइल या स्लीपिंग स्केड्यूल? बिल्कुल। क्योंकि आजकल हम सभी का जो युवा है उनका स्लीपिंग साइकिल जो रहता है वो रहता है कि रात को तो देर में सोते हैं और सुबह फिर देर तक सोते हैं। क्या इसके कारण भी ऐसा होता है? बिल्कुल, इसके कारण भी ऐसा होता है। हमने अपने लाइफ में प्रायोरिटीज जो है हमने अपनी बदल के रखनी है। हम कन्वर्सेशन को और गलत टाइम पे कन्वर्सेशन को क्यों ज़्यादा महत्व देते हैं। बातचीत करनी है, किसी भी दोस्त से करनी है, किसी परिवार से करनी है, हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रात में ही कन्वर्सेशन हो सकता है ना। समय पर सोना हमें चाहिए। रात में 10 बजे 11 बजे सो जाना चाहिए। अगर वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई बंद कर दें। तो मोबाइल डाटा यूज करते हैं तो सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल डाटा बंद कर दें। मोबाइल डाटा बंद हो गया तो बॉडी को रिमाइंडर जाएगा, सिग्नल जाएगा कि अब सोने का समय हो रहा है। अगर हम अपने आदतों पर अगर कंट्रोल कर सही ठीक से सोएंगे तो हमारे जीवन में तनाव नहीं रहेगा। तनाव हो रहा है क्योंकि हम नींद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हम मोबाइल को, चिट चैटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और यही समस्या का जड़ है। राइट प्रायोरिटी हमें सेट करना चाहिए और ध्यान करने से हमारे जीवन में राइट प्रायोरिटी सेट होती है। हमें समझ में आता है जीवन में असली में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और हम उस पर टिक पाते हैं, कर पाते हैं। इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है। हर एक व्यक्ति को ध्यान करना ही चाहिए। पहले जीवन में ध्यान करना चाहिए, फिर उस ध्यान को बढ़ाना चाहिए। जीवन में हम दिन में 2 बार ध्यान में बैठें और ध्यान में हम गहरे ध्यान में जाएं और ध्यान से हमारे जीवन का हर एक हेल्थ अच्छा हो, हर तरह की बीमारी दूर हो, हमारे लाइफ की हर एक परेशानी दूर हो। रोग में जीने के लिए, परेशानियों में जीने के लिए हम धरती पर नहीं आए हैं। बिल्कुल। हम अपने अज्ञान से, अपनी मूर्खता से स्ट्रेस के साथ जीवन जीते हैं, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ जीते हैं। ध्यान को अपनाएं और तनाव मुक्त रहते हुए जीवन जीना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए और इसी के साथ आशा करती हूँ प्राची आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सर, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यही विराम देने का और इसी के साथ आपसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, आज के डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में बस इतना ही। आज की सवाल जवाब श्रृंखला यही समाप्त होती है। लेकिन यदि आपके मन में भी कोई सवाल है आपकी हेल्थ को लेकर तो आप उस सवाल को हमें भेजना ना भूलें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं और ध्यान रहे कि अपना सवाल पूरा डिटेल में भेजें। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी डॉक्टर के द्वारा बताई गई है तो उसकी रिपोर्ट्स भी हमें जरूर भेजें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिएगा पीएमसी हिंदी। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।